क्लाइंट को अपने क्लिनिक में देखते हैं, तो हम उस सारे एक्सपीरियंस को, जिस एक्सपीरियंस का शिकार होके हमारा क्लाइंट किसी खास मसले में मुब्तला होता है, उस सारे एक्सपीरियंस को एक जगह पर इकट्ठा करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सपीरियंस ने इस शख्स के साथ क्या किया होगा और उसका क्या ताल्लुक इस वक्त उस मरीज की या उस क्लाइंट की फंक्शनिंग से है। ये एक कोशिश होती है। मैंने एग्जैक्टली यही क्लिनिकल मॉडल जो है इसको एक माशरे की इज्तमाई सूरत हाल को समझने के लिए इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है कि सबसे पहले, वैसे तो ये काम फ्रॉइड से शुरू हो गया था, कि फ्रॉइड ने ये काम शुरू कर दिया था कि किसी माशरे को एक इंडिविजुअल के तौर पर देखने की कोशिश, कि इनफरादी नफ्सियात को और के लिए वज़ा होने वाले उसूलों को इज्तमाई नफ्सियात समझने के लिए इस्तेमाल करना। ये काम फ्रॉइड से शुरू हो गया था। इस पे इतराज़ात बेतहाशा हैं। अच्छा, मैंने यही काम शुरू किया, लेकिन ये मैंने नहीं शुरू किया, सॉरी। ये काम हमारी इस वक्त की जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें सबसे पहले ये काम अल्जीरिया में ऑक्टेव मनूनी ने शुरू किया था। ये फ्रांस फैनॉन से पहले का काम है जो ज्यादा आम पर नहीं आया, लेकिन फ्रांस फैनॉन ने ये काम बड़े जोर शोर से किया, बड़ी ताकत से किया और बहुत सॉलिड एविडेंस के साथ किया, बहुत सॉलिड थियोरेटिकल फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने के बाद किया। अब उस काम को, फ्रांस फैनॉन की डेथ 61 में हुई थी, अब 60 साल हो गए हैं उनकी आखिरी किताब को मंजर आम पे आए हुए। उस 60 साल के बाद भी आप जब उस एनालिसिस को देखते हैं और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो प्रिंसिपल वज़ा किए गए थे वो आज भी वैलिड हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो आज की सूरत हाल की तफहीम में भी हमें उसी तरह से मदद करते हैं जिस तरह से उस वक्त वो अल्जीरिया की सूरत हाल को समझने में कर रहे थे। अब ये एक इशू है कि अल्जीरिया में जो कलोनियलिज्म था वो ज़रा डिफरेंट था, और जो कलोनियलिज्म हमारे ऊपर मुसल्लत था वो ज़रा डिफरेंट था। उसकी तफसीलात बेतहाशा हैं, वो डिफरेंसेस कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे, उस पर भी बात हो सकती है, तफसील के साथ हो सकती है। लेकिन सरे दस इतना देखिए कि जैसे सलमान साहब फरमा रहे थे कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि कलोनियलिज्म किसी माशरे के साथ क्या करता है, तो रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द सोसाइटी, वो जहां कहीं भी जाता है वो चार काम करता है। अच्छा, आज इस वक्त कलोनियलिज्म को पहचानने के लिए अब आपके सामने चेहरे नहीं हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप 1947 से पहले ये कह सकते थे कि ये गोरा है, ये कॉलोनाइजर है, आप कह सकते थे, या आप कह सकते थे कि ये फ्रेंच है जो उसने अल्जीरिया को कॉलोनाइज किया हुआ है, आप कह सकते थे, या आपको चेहरा नजर आता था, यू कुड नेम द पीपल कि ये लोग हैं। अच्छा, अब जो कॉलोनियलिज्म है वो अब फेसलेस है, वो रिकग्नाइजेबल नहीं है। तो आज जब हम कॉलोनाइजेशन को या कॉलोनियलिज्म को या इस्तेमार को जब पहचानेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे, तो हम उन चार चीजों से पहचानेंगे जो मैंने अपने काम में आइडेंटिफाई किए हैं। ये मैंने इन्हें के बिखरा हुआ काम था, उसको मैंने समेट के चार बुलेट पॉइंट्स में, जैसे एक स्टूडेंट करता है। हम जब स्टूडेंट थे सारे, तो हम यही करते थे कि चीजों को याद रखने के लिए उनको बुलेट पॉइंट्स में कर देते थे ताकि याद रहे। तो वो उस मकसद के लिए कि ताकि लोगों के सामने रहे और लोग उसको देख सकें कि आज कॉलोनाइजर को हम कैसे पहचानते हैं या कॉलोनाइजेशन क्या क्या करती है। पहला काम जो अभी इशारा फरमाया सलमान यूनुस साहब ने, पहला काम तो कॉलोनाइजर ये करता है कि वो कॉलोनाइज्ड रीजन के जितने भी
इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर करता है और उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। शशि थरूर और उन जैसे बेतहाशा लोगों ने और एक और खातून ने आज ये साबित किया है कि जो इंडिया की कॉलोनाइजेशन थी उससे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या फायदा उठाया है और यहाँ की इकोनॉमी को कैसे उन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है कि more than 25% of the total GDP of the world, that was the size of the economy, Indian economy at that time when India was colonized. और जब छोड़ के गए हैं तो वो less than 6% उनका GDP था टोटल। अच्छा, ये एक फैक्टर है। अच्छा, फिर वो जो सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उनको वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। शशि थरूर ने भी लिखा है और फिर ताशा लोगों ने, इस पे पूरी एक किताब है कि जब बंगाल में कहत पड़ा हुआ था तो उस वक्त भी कितनी गंदुम इंडिया से 10 million bales were exported to the UK when people were dying in the Bengal. At that time, the wheat crops were being exported to the UK. अच्छा, ये एक सूरत है। दूसरा काम जो करता है वो ये कि वो कॉलोनाइज रीजन के लिए, कॉलोनाइज लोगों के लिए दोस्त और दुश्मन का तयन करता है। वो ये फैसला करता है कि इस कॉलोनाइज रीजन का दोस्त कौन होगा और दुश्मन कौन होगा। वो ये फैसला करता है कि आपने जंग किससे करनी है और आपने सुलह किससे करनी है। आपको याद होगा 2002 में जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट बहुत उरूज पे था और both armies were sitting on the borders eyeball to eyeball with each other. उस वक्त जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने रीजन विजिट किया। he was making a peace mission. That was his peace mission. वो peace mission पे इंडिया भी गए और पाकिस्तान भी आए और जब वो वापस गए तो वो दोनों मुल्कों को असलहा बेच के गए। ये that was his peace mission. अच्छा, दूसरा काम वो ये करते हैं कि वो आपके लिए दोस्त और दुश्मन का तयन करते हैं। तीसरा काम वो बड़ा फेमस है, वो आप सब सुनते हैं, उसके इतने ब्रॉड रेंज मैकेनिज्म बहुत सारे लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। वो है डिवाइड एंड रूल का, कि वो सोसाइटी को फ्रेगमेंटेट करते हैं, सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस हैं उनको फैन करते हैं और नए डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। मैंने उसके नए मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और मैंने ये दिखाया है या देखने की कोशिश की है कि इस वक्त ये नए डिफरेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं और सोसाइटी के लिए आर्टिफिशियल डिफरेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आर्टिफिशियल मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब का कोई नेट का इशू हो गया है और वो हमारा साथ नहीं दे पा रहे, तो जैसे ही फिर उनका नेट ठीक होता है वो हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप दोबारा जो है ज्वाइन कीजिए। we are back. Are we back? Yes sir. अच्छा, तो वो आर्टिफिशियल डिफरेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें मीडिया कैसे इस्तेमाल होता है, उसमें स्कॉलर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसमें जर्नलिस्ट कैसे इस्तेमाल होते हैं। तीसरा काम वो ये करते हैं कि किसी सोसाइटी को वो उसके जो, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, कि उसका पूरा फैब्रिक तारोपोद बखेर के रख देते हैं। किसी चीज पर कंसेंसस पॉसिबल नहीं होता, किसी भी चीज पर कंसेंसस पॉसिबल नहीं होता। चौथा काम वो ये करते हैं कि जो कॉलोनाइज रीजन है उसके जो लोग हैं उनके पोटेंशियल को अंडरमाइन करते हैं। ये साबित करते हैं कि ये लेसर ह्यूमन बीइंग है, साबित करते हैं कि इनका पोटेंशियल नहीं है, साबित करते हैं कि ये इवन दे कांट रन देयर ओन गवर्नमेंट्स फॉर देमसेल्व्स। मुसलसल ये साबित, ये तालीम में कम है, इनका आईक्यू लो है। अगर आप कहेंगे तो मैं बेतहाशा ऐसे माहिरीन नफ्सियात के हवाले आपको दे दूंगा जिन्होंने ये साबित किया है कि इनका आईक्यू लो होते हैं, इंडियंस के आईक्यू लो होते हैं। और कि जो इंडियन कॉलोनाइजेशन थी इस पे जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे आदमी ने ये कहा था कि ये असल में हमारा एक सिविलाइजिंग मिशन है। वी वर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन टू इंडिया। तो ये चार काम वो करते हैं। पहला काम आपकी
इकोनॉमिक्स पे कंट्रोल होता है, सलमान साहब ने इशारा फरमाया उधर। दूसरा काम वो ये करते हैं कि आपके लिए आपका जो रिलेशनशिप है विद द सोसाइटीज अराउंड योर सोसाइटी, उसको वो तय करते हैं, आपके लिए वॉर्स क्रिएट करते हैं, आपके लिए नेगोशिएशन डिक्टेट करते हैं। तीसरा काम आपकी सोसाइटी की को फ्रेगमेंटेट कर देते हैं। चौथा काम वो ये करते हैं कि आपके पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, अब ये 4 काम वो करते हैं। अगर आप इन 4 कामों को अपने जहन में रखें और जरा अपने मसाइल को जहन में लाइए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, या बहुत सारे लोग जो और भी इसमें इस सारे सिनेरियो को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा मसला है आपकी सोसाइटी का जो इन 4 मसाइल से बाहर का होता? आप जिस मसले को उठाएंगे वो इन चारों में से किसी न किसी एक से मुताल्लिक आपको मिल जाएगा। तो ये इतना वैलिड एनालिसिस है, इतना वैलिड एनालिसिस है कि इस एनालिसिस को अगर हम जरा 1 मिनट के लिए हाथ में पकड़ के इसको देखें कि ये क्या क्या चीजें हमारे लिए एक्सप्लेन करता है, तो ये इट एक्सप्लेन्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर करंट लाइफ। अब यहाँ एक सवाल अभी उठा हुआ था पिछले दिनों के, साहब वो तो चले गए 1947 में, डीकोलोनाइजेशन जो है वो मुकम्मल हो गई, वो दे आर गॉन। जिस चीज पे हमारी नजर नहीं जाती, ये बड़ी सतही सी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये बहुत ही सतही सी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कि जब कॉलोनाइजर जाता है, फ्रांस फैनॉन ने इस बात पे इंडिकेट किया था कि जब कॉलोनाइजर जाता है और डीकोलोनाइजेशन शुरू होती है तो वो अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ के जाता है। वो एक नेशनल बुर्जुआजी क्रिएट करता है। वो नेशनल बुर्जुआजी जो है वो रिप्लेस करता है कॉलोनाइजर को, और जब वो रिप्लेस करता है कॉलोनाइजर को तो वो उन्हीं 4 कामों में रिप्लेस करता है जो एग्जैक्टली कॉलोनाइजर कर रहा होता है। तो कॉलोनाइजेशन खत्म नहीं होती कॉलोनाइज्ड रीजन्स के लिए, वो कंटिन्यू करती है। इसीलिए अब वो जिस फॉर्म में है वो रिकग्नाइजेबल फॉर्म नहीं है। तो मैंने एक टर्म बोरो की है टू डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ कॉलोनाइजेशन, और वो टर्म है हाइपर कॉलोनियलिज्म, क्योंकि हम अब उस फेज में नहीं हैं कॉलोनाइजेशन के जो आसानी से रिकग्नाइजेबल। अब हम उस फेज में हैं कि जिसको शनाख्त करने के लिए फेस मौजूद नहीं है, उसको शनाख्त करने के लिए कॉलोनाइजेशन के फंक्शन आपको हेल्प करेंगे। ये मेरी गुजारिश। तो सर ये कैसे हम उसका जो है ना उसमें रिलेशन कैसे जो है इस रिलेशन को समझेंगे कैसे कि ये कॉलोनाइजेशन है, या ये जो है ना ये जिस तरह हमारे एक टॉपिक में भी है कि जो खुफिया हाथ हैं हमारे, उनको पहचाने कैसे हम? पहचानेंगे आप ऐसे कि आप ये देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रोह हैं आपकी सोसाइटी के जो इन 4 कामों में या तो चारों के 4 कामों में मुलव्वस हैं, या चारों में से कुछ और कामों में मुलव्वस हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने खोल के, चूंकि नाम लेना लोगों ने शुरू कर दिया है तो हमें भी इजाजत होनी चाहिए कि हम भी नाम ले सकें। मिसाल के तौर पर तालिबान थे आपके यहाँ, ठीक है, आप जरा गौर फरमाइए कि उन्होंने हर उस जगह पे अटैक किए हैं कि जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को, या इकोनॉमिक हब थे आपके, हर उस जगह पे अटैक किए हैं कि जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल थी, अपनी रेंज में रहते हुए। जाहिर है कि वो कोई ओवर आर्चिंग पोजिशन में नहीं थे ऐसी कि बहुत कंट्रोल कर सके, लेकिन उनकी अटेम्प्ट ये थी कि आपकी इकोनॉमिक जो मशीनरी है वो पैरालाइज हो जाए, ये उन्होंने कोशिश की। एक, और वो आपसे ये मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि आप उससे दोस्ती करें जिससे हम आपको कहते हैं कि दोस्ती करें। जो हमारा दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन होना चाहिए। मुसलसल उन्होंने कोशिश की। उनकी पाकिस्तानी फौज के साथ उनकी लड़ाई ही तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी फौज ने उन लोगों को दोस्त कहना शुरू कर दिया, या उन लोगों के कहे पे चलना शुरू कर दिया जिनको वो अपना दुश्मन कहते थे। 2, तीसरी बात, आपकी सोसाइटी को उन्होंने मुसलमान और कुफ्र, इस्लाम और कुफ्र की जिस बुनियाद पर डिवाइड कर, उन्होंने ये साबित कर दिया। डॉक्टर साहब के इंट्रोडक्शन। हेलो सर, आ रहे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी ठीक है जी। जी, उन्होंने आपको ये बताया कि सोसाइटी को किन बुनियादों पर डिवाइड करना है।
اسلام اور کفر کی انہوں نے بنیادیں آپ کو فراہم کی سوسائٹی کی ڈویژن کے لیے. اور چوتھا کام انہوں نے یہ کیا کہ اگر آپ ہم جیسے نہیں ہیں تو آپ کم تر مسلمان ہیں, آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں کیونکہ آپ میں وہ خصوصیات نہیں ہیں کہ جو ہم میں ہیں. تو یہ چاروں کام انہوں نے بھی کیے. تو اب میں ان کو کالونائزر کہتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ایک کالونائزر کی چاروں ٹریٹس ان میں موجود تھیں. گو ان کی لمٹس تھیں, وہ اس طرح کے بڑے کالونائزر نہیں تھے جس طرح کے بڑے کالونائزر برٹش راج تھا, لیکن وہ کالونائزر کی خصوصیات سے متصف تھے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, یہ جو فیکٹرز آپ نے بتائے یا جو اچھا اس میں ایک حصہ جب ہم اپنے ہاں کی سماجی نفسیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حصہ یہ نظر آتا ہے کہ یا مجھے نظر آتا ہے کہ مذہب جو ہے, مذہب میں جو بغیر دیکھے اور بغیر چیلنج کیے اور بغیر تجزیہ کرے جو فالو کرنے کی ایک نفسیات پائی جاتی ہے, جو ہمارے ہاں یا یوں کہیے کہ ایک خاص مدت کے بعد مسلمانوں میں وہ زیادہ خاص طور پر پروموٹ کی گئی, لیکن اس عہد میں ادروائز وہ محض فالو کرنا جو ہے وہ اس عہد کی نفسیات ہے نہیں. چیلنج کرنا اب تو ہمارے بچے بھی چیلنج کرتے ہیں, اور وہ جو مذہب کے روزمرہ کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں, اور وہ ان سوالوں کا کوئی منطقی جواب فوری دستیاب نہیں ہوتا, تو پھر ہم بھی ارد گرد دیکھتے ہیں اور کہیں کہیں ہم بھی ان کو بس فالو کرنے کا مطلب ایک وہ پیغام دیتے ہیں کہ یار یہ عقیدہ ہے تو بس اس کو اسی طرح مطلب کرنا ہے. اس سے جو نفسیات بنتی ہے کہ بھائی حاکم ہے, حکمران ہے, امریکہ ہے, روس ہے, پاکستان ہے, تو پاکستان میں مطلب جو بھی سیاسی سٹرکچر ہے اس میں یا باقی چیزوں میں کہ جو فالو کرے گا وہ تو مطلب اچھا ہے یا ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر کم از کم فوری کوئی نفع موجود نہ بھی ہو تو آخرت میں نفع اس کو ملے گا. تو یہ ایک مطلب میں شاید سوال کو اتنا اچھا فریم نہیں کر پایا ہوں. مذہب ایز اے فیکٹر جو ہے وہ ہماری سماجی نفسیات پہ جو ہماری پسماندگی ہے اس میں اس کا کس طرح سے پھر یا ساتھ ساتھ اس کو کلونیلزم کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن کلونیلزم میں ہم دیکھیں تو پولیٹیکل سائڈ پہ تو کافی ریزسٹنس تھی کلونیلائزر کے یہاں مذہبی طبقے کی طرف سے, لیکن یہ اب ہماری سوسائٹی میں تو سارا کچھ جو پولیٹیکلی ریزسٹنٹ گروپس تھے وہ بھی اور جو نہیں تھے وہ بھی اب مذہب کے نام پہ یا مذہبی حوالے سے جو رویے ہم میں پیدا کر رہے ہیں اس کا ایفیکٹ جو ہے ہماری سماجی نفسیات پہ, اور وہ اس کو دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایپتھی جو ہے ہمارے ہاں, ایپتھی سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہو ہم اس پر آمنا و صدقنا یا اس پہ خاموش رہنا اور اس پہ رائے نہ رکھنا, آپ غالباً اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل یہ آپ نے ظاہر ایک معقول ٹرم اس کے لیے ڈائریکٹلی دی تو وہ مزہ آیا. ایپتھی. تھینک یو. اچھا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں مذہب کو مورد الزام ٹھہرانا ذرا شاید زیادتی ہو جائے, اس لیے کہ جو ایپتھی ہے وہ دنیا بھر میں ہے. سلمان صاحب نیو یارک میں رہتے ہیں, میرے کچھ کولیگز ہیں جو نیو یارک میں رہتے ہیں, وہ اس دفعہ الیکشنز میں ووٹ دینے کے لیے صرف اس لیے گئے کہ بیکاز دے وانٹڈ ٹو بلاک دا وکٹری آف ڈونلڈ ٹرمپ. Otherwise, they were not voting for the last many years. Am I right, sir? That's right. یہ بڑا ٹرینڈ رہا ہے. جی اب یہ سچویشن ہے. میں اور سلمان صاحب اگری کریں گے, ہم جب جاتے ہیں چائے کے وقفے میں بیٹھتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ, وہاں کبھی پالیٹکس نہیں ڈسکس ہو رہی ہوتی,
अब शायद डोनाल्ड ट्रंप डिस्कस हुआ है पिछले कुछ अरसे में, कुछ महीनों में, अदरवाइज वहां पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस हो रही होती, वहां ये हो रहा होता है कि छुट्टियां आ रही हैं, मैं उस क्रूज पे जा रहा हूं, तुम किस क्रूज पे जाओगे, अब मैंने वहां जाना है, तुमने कहाँ जाना